Yes, sir. Okay. Guys, today we'll start the gravitation chapter. I hope नाम सुना होगा आप लोगों ने, बड़ा ही कॉमन नेम है. Yes or no all? Yes. क्या जानते हो? What do you mean by the gravitation? आप लोग ग्रेविटेशन के बारे में क्या जानते हैं? Come on, speak up everyone. You have to speak up. मरियम, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर करने हैं. हर्ष, तनिष, सौरव, ऋषभ. Let me know what do you mean by the gravitation, everyone. No one of you guys. किसी को नहीं पता ग्रेविटेशन क्या है? Attraction. Okay, Sir, रिद्धि. force of attraction. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो मतलब ग्रेविटेशन में फोर्स है, आपका ये कहना है? Yes, sir. क्या ये आंसर राइट है? सबको लगता है यही डेफिनेशन राइट डेफिनेशन है? अंजलि, अंजलि, इज इट अ राइट आंसर? कादिर, towards itself. अंजलि, can you explain what it's towards itself? Invisible force रहता है. Okay, कादिर. Okay, Mariam is right. Earth pull object. Okay, Pranjal. Listen, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट में ट्राई करो कि आप लोग बोलो. हाँ, क्योंकि ये लिखने में टाइम वेस्ट होता है. आज बहुत सारे पॉइंट आप लोगों को क्लियर करने हैं. सबसे पहली बात, ग्रेविटी में फोर्स नहीं है. जिनको लगता है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज नॉट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज ओनली अट्रैक्शन. That every particle which should be attracted towards to the earth's surface, that is known as the gravity. पहला लेक्चर है ना, नया हाँ टॉपिक है. तनिष, पहला नया टॉपिक, नया चैप्टर. ग्रेविटेशन चैप्टर आपका नया चैप्टर है. ठीक है तनिष, दैट इज योर 5th चैप्टर. ठीक है. अब ग्रेविटेशन का मतलब याद रहेगा, अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडी, either the every body which should be attracted towards to the earth's surface. ग्रेविटी का मतलब समझ में आया सबको? Yes, sir. क्या है? अट्रैक्शन बिटवीन दी Body which attracts towards the earth's surface. यस. याद रखना, जिसे आप लोग फोर्स समझते हो ना, वो फोर्स नहीं है, वो अट्रैक्शन है जो अर्थ के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होता है. इज इट क्लियर ऑल? किसी को कुछ डाउट है तो ग्रेविटी में पूछ लो, No, sir. क्योंकि आज आप लोगों का सिर दुखने वाला है. ओके, नाउ लेट मी नो व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स देन. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? किसी ने तो ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम लिया था. The force through which the object is attracted towards the earth. That is not a gravitational force, that is known as the gravity. Gravity का मतलब होता है attraction between the two body. Attraction में कोई फोर्स का काम नहीं है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? आप लोगों ने पढ़ा तो है, लेकिन कभी सही से समझा नहीं है. बोलो, what do you mean by the gravitational force? Ayush, any explanation about it?
ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? जो आप लोग ग्रेविटेशनल फोर्स समझ रहे थे, एक्चुअली वो तो ग्रेविटी है, और ग्रेविटी का एक्चुअल डेफिनेशन है अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडी, where the every body which should be attracted towards to the earth surface. Then what is the work of force? अच्छा, पहले एक बात बताओ मुझे, सारे प्लैनेट्स में ग्रेविटी है क्या? नो सर। अच्छा, अगर सारे प्लैनेट्स में ग्रेविटी नहीं है, ठीक है, तो ये रही हमारी ऑर्बिट्स। इस तरीके से हमारे ऑर्बिट्स होते हैं और यहाँ पे प्लैनेट्स रिवॉल्व हो रहे हैं। अगर सारे प्लैनेट्स में ग्रेविटी नहीं है तो सारे के सारे प्लैनेट एक ही ऑर्बिट में आ जाने चाहिए, and they started to revolving over there, and one day they all are get collapse with each other. तो ये पढ़ने के लिए अभी बैठे होते हैं? सन हैव ग्रेविटी, ओके, ग्रेविटी का मतलब तो मैंने अट्रैक्शन बताया है, तो क्या सारे के सारे प्लैनेट सन के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाने चाहिए थे क्या? अगर सन के पास ज्यादा ग्रेविटी है तो सारे प्लैनेट सन के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाएंगे, तब तो सब जल जाएगा, मर जाएंगे सब। समझ रहे हो? बहुत बड़ा कंफ्यूजन है ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स में। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि सारे प्लैनेट्स में ग्रेविटी नहीं है? क्योंकि ये तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि अगर सारे प्लैनेट्स में ग्रेविटी नहीं होता तो तब तो सन के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाते ना। ग्रेविटी का तो काम ही है सारे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। यस और नो एवरीवन? Yes, यस sir. सर। तो इसका मतलब सारे प्लैनेट में ग्रेविटी है ना? अब देखो, यस और नो, यस और नो, लेट मी नो, सारे प्लैनेट्स में ग्रेविटी है या नहीं? नहीं वाला तो आंसर रॉन्ग हो गया। आयुष? Yes, sir. नहीं वाला तो आंसर रॉन्ग हो गया, तो बचा तो यस ही है, मतलब सारे प्लैनेट्स में ग्रेविटी है। यस और नो? ओके, अगेन माय क्वेश्चन इज सेम, if every planet which is having a gravity, and gravity means attraction between the two body, तो वापस सारे के सारे प्लैनेट एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाने चाहिए, and they all are get collapse with each other. Yes or no? Yes, sir. तो ये तो यस वाला भी रॉन्ग हो गया, समझ रहे हो? दोनों ही रॉन्ग हो गए। प्रूफ कैसे करोगे आप लोग? ऐसा कुछ तो है, मतलब जो सारी चीजों को प्रोटेक्ट कर रहा है, स्टेबिलिटी बनी हुई है। मतलब ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स में डिफरेंसेस है। कभी सोचे थे कि इसके अंदर भी ये सारे पॉइंट्स हो सकते हैं? ग्रेविटी आपसे कोई भी पूछता था, आप लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का डेफिनेशन बोल जाते थे, फोर्स भी डाल देते थे। फोर्स थोड़ी ना है, वो तो अट्रैक्शन था, अट्रैक्शन की वजह से बॉडी एक्सेलरेट होती है, दैट्स इट। हमने कहाँ फोर्स अप्लाई किया उसको? तो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि सारे प्लैनेट्स में ग्रेविटी है या नहीं। तो हमारे अर्थ में ग्रेविटी है, ये बात आप लोग मानते हो या नहीं? यस सर। हमारे अर्थ में ग्रेविटी है, जिसकी वजह से अपने ऑर्बिट पे रिवॉल्व हो रहा है। यस और नो? Yes, sir. यस सर। जिसकी वजह से वो अपने ऑर्बिट पे रिवॉल्व हो रहा है। अब सेम कॉन्सेप्ट, सारे के सारे प्लैनेट अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहे हैं, इसका मतलब वहां पर भी ग्रेविटी है, तभी तो रिवॉल्व हो रहे हैं। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये पहला कॉन्सेप्ट है जिससे हम लोग थोड़ा सा ये समझ सकते हैं कि भाई सारे प्लैनेट्स में ग्रेविटी है। अब दूसरी बात कि हम कैसे प्रूव करेंगे कि सारे प्लैनेट्स में ग्रेविटी है या नहीं, लेकिन उसके लिए आपको जानना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। जरा ये क्वेश्चन लिख के रखना है कि हमें और कैसे पता चलेगा कि सारे प्लैनेट्स में ग्रेविटी है या नहीं, लेकिन उसके लिए समझना होगा हमें ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अच्छा आप लोगों को पता है कि साइंटिस्टों में एक नया रिसर्च चल रहा है, नया क्या, बहुत ही जूना रिसर्च है वो, बिग बैंग थ्योरी, बहुत ही जूना है।
काफी ओल्ड रिसर्च है, बट अभी तक कोई कंक्लूजन नहीं है। बट ये मानना है सबका कि भाई हमारा जो यूनिवर्स है ये कैसे बना हुआ है, बिग बैंग थ्योरी की वजह से। मतलब दो बड़े प्लैनेट थे और वो दोनों बड़े प्लैनेट आपस में कोलाइड हो गए। समझ रहे आप लोग? ये दोनों बड़े प्लैनेट क्या हुए, आपस में कोलाइड हुए, और कोलाइड होके एक्सप्लोर हो गए पूरे के पूरे ब्लैंक स्पेसेस में। यस और नो? Yes, पूरे के sir. पूरे ब्लैंक स्पेस में क्या हो गए, ये फैल गए, स्प्रेड हो गए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये पूरे के पूरे ब्लैंक स्पेसेस में स्प्रेड हो गए। तो मदर मैथ मतलब ये जो हमारा मदर नेचर है, ये नेचर क्या है कि ये पूरा यूनिवर्स को सेटअप करने में हमारा जो नेचर है, मदर नेचर, इसका बहुत बड़ा हाथ है। मतलब अगर सिर्फ मदर नेचर ने हमें सिर्फ ग्रेविटी दिया होता, और ग्रेविटी का काम है टू अट्रैक्ट एवरी पार्टिकल टुवर्ड्स टू इट, प्लैनेट के टुवर्ड्स दूसरे पार्टिकल अट्रैक्ट होने चाहिए, ये ग्रेविटी है। यस और नो? यस और नो Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. अगर खाली मदर नेचर ने हमें सिर्फ ग्रेविटी दिया होता, तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट एक्सप्लोर हुए हैं ये वापस एक्यूमुलेट हो जाते हैं ना। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ये जितने भी छोटे छोटे एटम्स, मतलब जो एटम जैसा ही हम लोग इनको इमेजिन करते हैं यूनिवर्स में, मतलब ये जो प्लैनेट्स थे ये एक्सप्लोर हुए और वापस एक्यूमुलेट हो जाते, तो वापस दो ही पार्टिकल रिमेन रहता। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या कभी हमारा यूनिवर्स फॉर्म हो पाता? No. No, sir. मतलब सिर्फ ग्रेविटी नहीं चाहिए थी, तो मदर नेचर ने एक और चीज हमें दे दिया, जो मतलब सब चीजों को स्टेबल रखता है। अब स्टेबिलिटी टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए पहले मैं कुछ आप लोगों को लाइव एग्जांपल दे देता हूं कि क्या है ये स्टेबिलिटी, जिससे ये क्वेश्चन साइंटिस्टों के दिमाग में आया कि कोई एक ग्रेविटेशनल फोर्स नाम की चीज ऊपर वर्क कर रही है। अच्छा, आप लोग आसमान में तारे देखे हो? Yes, sir. Yes, sir. आई होप सबने देखा है ना। ओम, व्हाट अबाउट यू? ओम, तनिष, देखा है या नहीं आप लोग? यस सर। तो क्या कभी आप लोगों ने सोचा नहीं कि ये इतने सारे हैं और ये कभी भी एक दूसरे के पास क्यों नहीं आते, कोलाइड क्यों नहीं होते? कभी सोचा नहीं आप लोगों ने? ये इतने सारे होने के बावजूद भी स्टेबल कैसे हैं? क्या कभी दिमाग में क्वेश्चन आया क्या? Yes, sir. आया? वाओ! किसको आया था क्वेश्चन? Jayesh. जयेश, वेरी गुड जयेश। तो कोई कंक्लूजन जयेश? कुछ पढ़ा, क्यूरियोसिटी तो जनरेट हुई, लेकिन उसको ढूंढने की कोशिश किया आपने? No, sir. तो फिर क्वेश्चन का क्या मतलब? देखो, सबसे पहले ऑब्जर्व करना होता है, ऑब्जर्व करने के बाद हमें उस पर रिसर्च करना होता है। तो ये बहुत ही यूजुअल बातें हैं, जैसा कि अभी आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि भाई हाँ, बहुत सारे ऊपर प्लैनेट्स थे, बहुत सारे। ये जो देख रहे हो ना आप लोग, ये जो स्टार्स देख रहे हो, ये स्टार्स एक्चुअली सन है। हीट की वजह से ये ग्लो करते हैं, ब्लिंक होते हैं। तो इनके भी सराउंडिंग में प्लैनेट्स हैं, मतलब दीज ऑल आर एक्टिंग लाइक अ वन ऑफ द फैमिली। इस फैमिली का हेड है सन, और इसके फैमिली मेंबर्स है जो इनके प्लैनेट्स हैं। तो इतने सारे प्लैनेट हैं, लेकिन फिर भी ये आपस में कोलाइड नहीं होते हैं। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मैं आप लोगों को एक वॉल्यूम में, एक घर में, ठीक है, 20 लोगों को आंख पे पट्टी मार के अंदर छोड़ दूं और मैं आप लोगों को बोलूं कि रैंडमली चलो, तो क्या लगता है आपस में कोलाइड होने के चांसेस हैं क्या? भिड़ने के चांसेस हैं क्या? Yes, Yes. sir. एक 20 बाय 20 के वॉल्यूम में आप लोग आंख पे पट्टी बांध करके घूम रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपस में भिड़ सकते हो, टकरा सकते हो, आपकी नाक टूट सकती है, सिर फूट सकता है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो गाइस यहाँ पे हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम लोग चीजों से कोलाइड हो रहे हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट तो प्लैनेट के पास भी है ना। प्लैनेट के पास आंख थोड़ी ना है, वो देख के थोड़ी ना चल रहा है, वो तो मूव हो रहा है खाली रैंडमली। तो गाइस ऐसी क्या चीज थी? तो अगर मैं वही सेम कंडीशन आप लोगों के आंख पे पट्टी बांधकर, बट 2 पर्सन के बीच में मैंने एक रोप मतलब एक स्टिक लगा दिया,
बैम्बू पता है आपको? बैम्बू, मैंने 2 पर्सन के बीच में क्या लगा दिया है? बैम्बू। अब यही हिसाब मैंने दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें सबके साथ मैंने यही काम किया है। ठीक है, तो क्या लगता है अब कोलिजन के चांसेस हैं क्या? नो अब मैं सर। रैंडमली आपको चलने नो बोलूं सर। तो क्या आप कोलाइड हो सकते हो? क्या पॉसिबिलिटी नो है? सर। कोलिजन कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपके बीच में मैंने एक गैप को मेंटेन कर दिया है, और उस गैप को मेंटेन रखने के लिए मैंने एक वहां पे पोल लगा दिया है, मतलब एक बैम्बू लगा दिया है। तो अगर आप दूसरे प्लैनेट के टुवर्ड्स आने के, मतलब दूसरे पर्सन के टुवर्ड्स आने की कोशिश भी करोगे तो ये बैम्बू क्या करेगा पता है ना आपको? आपको पीछे धकेल देगा। अहमद, आज के सारी बातें ध्यान से सुनना, हाँ, और ये जो रिकॉर्ड हो रहा है इसको वापस सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहला मैं एग्जांपल वापस अपना एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमारा क्वेश्चन ये था कि ऊपर इतने सारे प्लैनेट्स हैं, तो ये आपस में कोलाइड क्यों नहीं हो रहे हैं? तो कोलिजन नहीं होने का एक ही रीजन है कि वहां पे कुछ तो है, और उसी को हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो एग्जांपल ये लिया है कि अगर हम लोगों के एक 20 बाय 20 के वॉल्यूम में अगर मैं 20 लोगों को रख दूं, उनके आंख पे पट्टी बांध के, तो वो आपस में कोलाइड होंगे। इसके चांसेस कितने परसेंट है अहमद? आंख बंद करके आप किसी वॉल्यूम में घूम रहे हो जहां पे 20 लोग और घूम रहे हैं, तो क्या लगता है कोलिजन होने के चांसेस कितने परसेंट होंगे अहमद? अमान स्पीकर, आवाज आ रही है अहमद? गाइस आप लोगों का जिम का, अहमद आप क्या बोल रहे हो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। लग ही रहा है, क्या लग रहा है? लैग हो रहा है, लैग बोल लैग हो रहा है। रहे लैग। ओके, तुम लोग का हिंदी इंग्लिश मिक्स है, सब मिक्स कर दियो भाई। ओके, सर लैग हो रहा है आवाज। लिसन लिसन, जितने भी लोगों की वॉइस लैग हो रही है या फिर जिनको नेटवर्क का इश्यू है ना, अभी लेक्चर के मिड में आप लोगों को कुछ नहीं बोलना है, बट आफ्टर द लेक्चर ये जो भी रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये रिकॉर्डिंग आप लोगों को सुननी है। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। रिकॉर्डिंग सुन लेना जरा, ओके। लेकिन अभी मिड में जरा डिस्टर्ब नहीं करना, ताकि आप लोगों को सारे पॉइंट ध्यान से सुनने, नहीं तो मिसमैच होगा। ओके, अब यहाँ पे वॉल्यूम में जितने भी पर्सन हैं भाई, अगर उनके आंखों पे पट्टी लगा हुआ है तो डेफिनेटली वो कोलाइड होंगे, इसके चांसेस 100% है। क्योंकि भाई आंख पे पट्टी लगी हुई है, हम रैंडम चल रहे हैं तो एक दूसरे से भिड़ सकते हैं। लेकिन अब मैंने आपके बीच में क्या रख दिया है? एक बैम्बू रख दिया है, जिससे कि सारे ही जितने भी 20 लोग थे सबको एक दूसरे से मैंने कनेक्ट कर दिया है, बैम्बू लगा दिया है। तो अगर आप दूसरे पर्सन की तरफ बढ़ने की भी कोशिश करोगे तो आप बढ़ नहीं पाओगे। ये जो गैप है, ये जो बैम्बू है, ये आपको रिपल कर देगा, पीछे की तरफ धकेल देगा। यस और नो? यस और यस नो? सर। मतलब अगर आप लोग घर पे भी चाहो तो ट्राई कर सकते हो कि अपने बीच में एक बैम्बू ले लो, या फिर कोई भी एक हैवी मटेरियल ले लो, जैसे कि रॉड वगैरह है, वो ले लो और वॉल्स की तरफ बढ़ने की कोशिश करो। वॉल और अपने बीच में रखो और आप वॉल की तरफ बढ़ने की कोशिश करो, देखो क्या होता है। बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे तो वो जो रॉड है आपके पेट में घुस जाएगा। यस और नो? यस सर। या फिर तकलीफ होगी तो आप डेफिनेटली पीछे हो जाओगे, क्योंकि भाई वहां पर नहीं जा रहे हैं, कोई तो फोर्स है हमें रोक रहा है। अब गाइस क्या करते हैं, ये जो बैम्बू था, रॉड था, अब इसको इनविजिबल कर देते हैं। अब दिखाई नहीं दे रहा है। ये क्या हो गया? ये जो मिड में चीज था ये क्या हो गया? इनविजिबल हो गया है। अब हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब हम लोग जब किसी भी पर्सन के टुवर्ड्स बढ़ने की कोशिश करेंगे तो कोई चीज हमें रोक रही है। यस और नो? यस सर। बहुत ही Yes, sir. कॉमन सी बात है। अगर कोई चीज हमें रोक रही है तो हम लोग उसको फोर्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? फोर्स। फोर्स बोल देते हैं। तो ये काम कहां पे हो रहा था? ऊपर सोलर सिस्टम में हो रहा था, तो हम लोगों ने इसका नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स का काम क्या है? यस सर। क्या काम है ग्रेविटेशनल फोर्स का? So दो ऑब्जेक्ट को कोलाइड नहीं कर रहे। दो ऑब्जेक्ट को कोलाइड होने से रोकना। लेकिन ये कैसे रोक पा रहा है? दोनों के बीच में मैंने क्या किया था? दो पर्सन के बीच में मैंने क्या किया है? एक गैप को मेंटेन किया है। किसको मेंटेन किया है? गैप। एक गैप को। किसके थ्रू? एक बैम्बू के थ्रू।
एक बैम्बू के थ्रू, मतलब जो अपना नॉर्मल एग्जांपल था, एक बैम्बू के थ्रू, तो मतलब एक फोर्स था जो हमें दूसरे पर्सन के टुवर्ड्स जाने से रोक रहा है। तो ऐसे ही कुछ रिसर्च प्रोसेस में वहां पर भी हमारा इमेजिनेशन था कि ऊपर अगर एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट के टुवर्ड्स नहीं जा रहा है, इट मींस देयर इज सम फोर्स एंड व्हिच इज रेस्ट्रिक्टेड द अनदर प्लैनेट टू कम टुवर्ड्स टू दैट फर्स्ट प्लैनेट। तो जिसका नाम दिया है ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स which is maintain the some gap between the two planet. Yes or no everyone? Yes, sir. समझ में आ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? Which is Yes, sir. maintaining the some distance between the two planet where they both are not allowed to come towards to one another. समझ में आ रहा है मेरे पॉइंट्स? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? दैट ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ही वो टर्म है जिसकी वजह से सारे के सारे प्लैनेट्स जो हैं, जितने भी स्टार्स हैं, वो सब एक दूसरे से दूर हैं। सुना आप लोगों ने? ये सब एक दूसरे से क्यों दूर है? जस्ट बिकॉज उनके बीच में कोई फोर्स है, एंड दैट फोर्स विच इज मेंटेनिंग सब गैप बिटवीन द टू प्लैनेट, टू सोलर सिस्टम, टू स्टार्स, टू गैलेक्सीज। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो ग्रुप बनता चले जाता है, बढ़ता चले जाता है, तो उन ग्रुप के बीच में ये सब कुछ डिस्टेंस मेंटेन करता है। वो डिस्टेंस मेंटेन करने की वजह से कभी भी वो आपस में कोलाइड नहीं होते, मर्ज नहीं होते, जिससे हमारा पूरा जो यूनिवर्स है वो स्टेबल है। मतलब यूनिवर्स में जो स्टेबिलिटी है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। इज दैट क्लियर ऑल? Yes, sir. समझ में आया सबको ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? आप लोगों ने डायग्राम देखा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का। हमेशा जब भी आप लोगों को न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ाया जाता है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में इस तरीके के दो प्लैनेट बना देते हैं, एंड हियर वी गिव द नेम ए और बी। ओके, अब यहां पर एक ऐसा एरो दिखाता है, बीच में एक गैप है। देखा है कभी डायग्राम? इनके मिड में we are having a one force, and that force is a gravitational force, and here we are having a one distance, and here we are having a one distance, that is a r1, it is the r2, and we are having a mass over here for a m1 and for b m2। देखा ये डायग्राम? आई होप सब Yes, sir. लोगों ने देखा है। Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है? दो प्लैनेट के बीच में क्या है? गैप है। और ये गैप कौन बना रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो मिड में जो फोर्स लिखा है ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसका काम है टू मेंटेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लैनेट, व्हिच इज मेकिंग अ यूनिवर्सल बॉन्डिंग बिटवीन द टू बॉडी, जिसकी वजह से दो बॉडी जो हैं वो एक दूसरे से दूर रहते हैं। अब बेसिकली एक कॉमन सी बात बताता हूं कि जो हमारा ऊपर सोलार सिस्टम है, ये एक फैमिली जैसा है। ओके, और यहाँ पे मिड में सन है, इसके सराउंडिंग में ऐसे ऑर्बिट्स हैं जो इसके चारों तरफ रिवॉल्व हो रहे हैं। अब कंडीशंस क्या है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सबके मिड में है, सबके मिड में फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस है, कोई भी किसी के टुवर्ड्स नहीं आ सकता। एक डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है सब लोगों से। अगर आप अंदर आने की भी कोशिश करोगे, एक दूसरे के टुवर्ड्स आने की भी कोशिश करोगे, तो ये रिपल हो जाएगा। अब कंडीशन क्या है गाइस? देयर इज अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल प्लैनेट जो अपने सोलार सिस्टम से निकल चुके हैं। ये हमेशा हमारे सोलार सिस्टम में एंटर होने की कोशिश करते हैं। सुन रहे हो आप लोग? बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल प्लैनेट हैं जो हमारे सोलार सिस्टम में एंटर करने की कोशिश करते हैं, बट अगर यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो, सुन रहे हैं आप लोग? अगर यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो क्या करेगा? ये प्लैनेट अंदर एंटर कर जाएगा, और इसके एंटर करने की वजह से हमारे सारे के सारे प्लैनेट एक दूसरे से भिड़ना शुरू हो जाएंगे, और जैसे कोलिजन होगा सब इवेपोरेट हो जाएगा, सब धुआं बन जाएगा, मर जाएंगे सब, पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म खत्म। तो यहाँ पर होता क्या है कि ये जो हमारा सन है, ये सन इस प्लैनेट को रिपल कर देता है। जैसे रिपल करता है, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है और ये अलग डायरेक्शन में निकल पड़ता है। आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे एस्टेरॉइड्स हमारे प्लैनेट के टुवर्ड्स आने की कोशिश करते हैं, बट कभी आप आए हैं क्या? No, कभी sir. आप आए हैं क्या? कभी आ नहीं पाए हैं। आप लोगों को पता है कि किस वजह से ये अपना डायरेक्शन बदल देते हैं? अभी अभी ड्यूरिंग द लॉकडाउन आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे एस्टेरॉइड्स हमारे टुवर्ड्स आने की कोशिश कर रहे हैं, बट एंटर नहीं हो पाए। क्यों?
जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से प्लैनेट्स क्या हो गए, रिपल हो गए हैं। समझ में आ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स का काम क्या है? आपके बीच में Yes, आप sir. दो पर्सन के बीच में मैंने बैम्बू रखा था, अगर आप एक दूसरे के टुवर्ड्स जाने की कोशिश करते हो तो वो बैम्बू की वजह से आप रिपल हो जाओगे, पीछे चले जाओगे। समझ में आ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स कौन से टाइप का फोर्स है? ग्रेविटेशनल Yes. फोर्स कौन से टाइप का फोर्स है? कम ऑन, लेट मी नो एवरीवन, लेट मी नो कि हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, व्हाट टाइप्स ऑफ फोर्स इज दिस, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव? Repulsive. Repulsion. लिख के रखो ये नोट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द टाइप ऑफ रिपल्सिव फोर्स एंड इट इज अ वीक अट्रैक्टिव फोर्स। लिख के रखो, इट इज अ वीक अट्रैक्टिव फोर्स। पूरा यूनिवर्स रिपल्सिव ऑर्डर में चल रहा है। सेम जैसा ग्रेविटेशनल फोर्स है वैसा ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी रिपल्सिव ऑर्डर पे ही चलता है। अगर ये अट्रैक्टिव ऑर्डर पे चलता तो हमारा इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस का पार्ट होता। समझ रहे हो आप लोग? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर है जस्ट बिकॉज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी रिपल्सिव फोर्स है। तो याद रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे बोथ आर अ टाइप ऑफ रिपल्सिव फोर्स। समझ में आया सबको? मतलब पूरा यूनिवर्स रिपल्शन ऑर्डर पे चल रहा है। समझ में आया? ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स का डिफरेंस क्या है, समझ में आया? Yes, sir. यस और नो ऑल? Yes, sir. अब गाइस Yes, अपने sir. मेन मुद्दे पे आते हैं कि हमें यहाँ पे पता चल गया कि ग्रेविटी का मतलब अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडी है। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब है विच इज मेकिंग अ यूनिवर्सल बॉन्डिंग बिटवीन द टू बॉडी, आइदर द टू प्लैनेट। यस और नो? अब अगर इसको और सिंपल में करें, ग्रेविटेशनल फोर्स का काम है दो प्लैनेट को एक दूसरे से दूर रखना, टू मेक द स्टेबिलिटी इन द यूनिवर्स, एंड इट इज द टाइप ऑफ रिपल्सिव फोर्स। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक हो गए। अब उसके बाद हमारे पास हमें ये प्रूव करना था कि दैट एवरी प्लैनेट व्हिच इज हैविंग अ ग्रेविटी, यस और नो? यस और नो एवरीवन? Yes, And we sir. already Yes, had the one sir. point that every planet which should be revolving in its orbit, so which is having some gravity, that is our common thing. लेकिन अगर इसको प्रूव करना हो सो हम लोग यहाँ पे प्रूव दे सकते हैं कि हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच इज मेकिंग अ यूनिवर्सल बॉन्डिंग बिटवीन द टू अट्रैक्टिव बॉडी। समझ में आ रहा है? हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये किसके बीच में वर्क करता है? दो अट्रैक्टिव बॉडी के बीच में वर्क करता है। और दो अट्रैक्टिव बॉडी मतलब क्या? दो प्लैनेट के बीच में अट्रैक्टिव बॉडी है। दो प्लैनेट मतलब जो ऐसे दो प्लैनेट जिनके अंदर ग्रेविटी है। तो अगर सारे प्लैनेट एक दूसरे से दूर हैं मतलब दोनों प्लैनेट के अंदर ग्रेविटी है। समझ में आ रहा है? लिंक समझ में आ रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था? विच इज मेकिंग अ यूनिवर्सल बॉन्डिंग बिटवीन द टू अट्रैक्टिव बॉडी। अट्रैक्टिव बॉडी है। अट्रैक्टिव बॉडी मतलब क्या? दो प्लैनेट है जिनके अंदर ग्रेविटी है। तो वो दोनों प्लैनेट एक दूसरे से क्या है? दूर है। मतलब ये तो डायरेक्ट क्लियर हो गया ना कि भाई सारे प्लैनेट अगर एक दूसरे से दूर हैं इट मींस दे ऑल आर हैविंग सम ग्रेविटी। समझ में आया? Yes, sir. अब जिनको जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं, जो भी डाउट हो। Come on, speak up everyone. अहमद, अंजलि। सर ये सिर्फ प्लेनेट पे वर्क करते हैं ना? यस, ये प्लैनेट पे वर्क करते हैं। देखो एक और बात है कि सारी चीजों की ना अपनी एक अट्रैक्शन होता है। जैसे कि आप लोगों ने कभी होलिका देखा है किसी ने? बहुत सारे वहां पे लकड़ियां होती हैं, उसके ऊपर आग लगा होता है। देखा है आप लोगों ने? बड़ी सी आग लगी होती है, बड़ा Yes, फायर sir. होता है। ओके, या फिर हम लोग जैसा स्मॉल कैंप फायर लगाते हैं। तो होता क्या है एग्जैक्टली? इसका एक रेंज क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट होता है? इसका एक रेंज। अगर आपको जलना है तो जरूरी नहीं आप जाके उसके अंदर कूद जाओ, आप उस रेंज के अंदर भी एंटर हो जाओगे ना तो वो जो हीट है वो आपके बॉडी में अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। ये बात पता है क्या आप लोगों को? कम ऑन, स्पीक अप। No, sir. नहीं? कभी बेकरी गए हो कशिश? Yes, sir. बेकरी में कंबशन चेंबर होता है। चलो बेकरी भी नहीं जाओ तो आपके घर में चूल्हा है? चूल्हा, हाँ, yes, sir. Yes. गैस चूल्हा है ना?
तो जब आग लगती है तो आप जहां पे फ्लेम उठ रहे हैं, फ्लेम से 2-4 इंच पीछे, फ्लेम से 2-4 इंच क्या रखोगे, आपने फिंगर्स को पीछे रखोगे, तभी आपको फील हो जाएगा कि भाई हीट है यहाँ पे बहुत ज्यादा। आज ट्राई करना है कशिश। Yes. और जल गए तो भाई इसमें क्लास का कोई लेना देना नहीं है, समझे? ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों को अपने रिस्क पे ट्राई करना है। Okay, sir. Yes, sir. सर कौन सा? यस, ये सफेद झूठ है, तुम लोग कुछ भी ट्राई नहीं करते हो, गधेड़े हो, झूठ बोलता है तुम लोग। मैकेनिकल Yes, प्रॉपर्टीज sir. ऑफ सॉलिड में इतने सारे मैंने एक्सपेरिमेंट दिए थे, एक भी किया? No, No, sir. sir. फिर झूठ बोलना आता है तुम लोगों को? पाप लगेगा तुम लोगों को। ओके, मतलब ये सारी चीजों का क्या होता है, एक रेंज होता है। तो वैसे हमारे अर्थ का भी एक रेंज है, समझ में आ रहा है? अर्थ सरफेस से 80 किलोमीटर अबव जाएंगे तो ये अर्थ का रेंज है। अगर आप रेंज के अंदर एंटर करोगे तो अर्थ आपको अट्रैक्ट कर लेगा, याद रखना, क्योंकि रेंज के अंदर आओगे तभी हीट आपको अप्लाई होगी। सेम कॉन्सेप्ट है, अगर अर्थ के रेंज के अंदर आओगे तो ग्रेविटी आपके अंदर वर्क करने लगेगी और आप अर्थ के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाओगे। लेकिन ग्रेविटी ऐसे ही किसी को अलाउ नहीं करती कि आप अंदर जाओ बाहर आओ, भाई कुछ भी, मतलब खुली दुकान है, कोई कुछ भी कर रहा है, ऐसा नहीं है। ग्रेविटी ने, हमारे अर्थ ने आपको पकड़ रखा है, एक स्ट्रांगली पकड़ रखा है। अगर कोई आपका हाथ पकड़ के रखा है और आपको अपने हाथ को छुड़ाना है तो आप क्या करोगे? आपको अपने हाथ छुड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलो। फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अरे तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे गधेड़ो? आज तुम लोग मेरे को बार बार चैट बॉक्स में जाके पढ़ना पड़ रहा है। Yes, sir. Force. आज क्या हो गया, सब लोग घर पे हो या मतलब बाहर घूम रहे हो? घर पे। Sir. घर पे है सर। तो बोलते रहना है, मुझे आवाज आनी चाहिए। मैं Okay, जाके sir. चैट बॉक्स में जाके रीड करूं, मतलब टाइम वेस्ट होगा ना। कम ऑन। Okay, sir. मतलब हमें फोर्स अप्लाई करना होगा, काफी फोर्सफुली आपको क्या करना होगा, अपना हाथ छुड़ाना होगा। समझ में आ रहा है? तो ये फोर्स की वजह से आपके हाथ को क्या मिलेगी, स्पीड मिलेगी, एक पर्टिकुलर स्पीड से आप छुड़ाते हो अपने हाथ को। तो यही कंडीशन है कि जब भी कोई भी रॉकेट को हमें अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकालना होता है, अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकालना होता है, सो वी नीड टू अप्लाई सम हायर फोर्स ओवर देयर, वी नीड टू अप्लाई सम हायर स्पीड ओवर देयर। इफ वी अप्लाइंग द हायर स्पीड, तो जो भी हमारा प्लैनेट है, मतलब जो भी हमारा वहां पे रॉकेट है, वो अर्थ के ग्रेविटी से बाहर निकल जाता है। और जब भी ये बाहर निकलता है तो बहुत ही ज्यादा फ्रिक्शन होता है। शायद आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि कभी आप लोग अगर हाथ छुड़ा रहे हो तो सम टाइम आपको स्क्रैचेस लग जाते हैं। ये सुनो, Yes, sir. Yes, sir. तो हमारे यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम लोग अर्थ के रेंज से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो होता क्या है एग्जैक्टली कि हमें बहुत ज्यादा फ्रिक्शन फील होती है वहां पे। अब उस फ्रिक्शन को झेलने के लिए हम लोग जो रॉकेट है उसको एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग करते हैं, जिससे कि ये हीटनेस, अगर हम लोग बहुत फ्रिक्शन जनरेट करेंगे तो हमारी बॉडी गर्म हो जाती है, बहुत ज्यादा हीटअप जनरेट होता है। ये सुनो, दोनों Yes, हाथों को sir. एक दूसरे से रब करो, Yes, sir. देखो हीट जनरेट हो रहा है या नहीं। Yes, sir. Yes, sir. तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब बहुत ही ज्यादा हम लोग रब करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा फ्रिक्शन जनरेट होती है तो हीट जनरेट होता है। तो एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग वहां पे वर्क करती है, जिससे हमें वो हीट फील नहीं होता। समझ रहे हो? तो हमारे अर्थ ऐसे ही नहीं जाने देगा, तो हम लोग एक स्पीड अप्लाई करते हैं। वी रिक्वायर द एस्केप वेलोसिटी। आगे हम लोग पढ़ेंगे। एस्केप वेलोसिटी का काम होता है कि अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर निकलना, और जो हमारी एस्केप वेलोसिटी है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। समझ में आ रहा है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। जब तक आपके पलकें झपकेंगी तब तक रॉकेट कोलाबा पहुंच चुका होगा आपके घर से। समझ में आ रहा है? इतनी हाई स्पीड है। तो काउंट करो जरा, 1 आवर में कितना होगा, 1 आवर में कितना किलोमीटर होगा, लेट मी नो। 40,000 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है? Yes, sir. 40,000 किलोमीटर पर आवर के लमसम में चले गया। सोचो, इतनी हायर स्पीड, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी ना तो आपके कान के पर्दे फट जाएंगे, लोग अंदर ही डर के मर जाएंगे। इसलिए काफी दिन प्रैक्टिस चलती है ताकि आपको आदत हो बैठने की।
समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. तो गाइज ये फॉर्मेट है कि हम लोग रेंज के अंदर रहेंगे तो ग्रेविटी हमारे अंदर अप्लाई होगी, रेंज के बाहर रहेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपको अंदर आने का परमिशन नहीं देगा, क्योंकि उससे ऐसा फील हो रहा है कि कोई एक दूसरा ऑब्जेक्ट मेरे अर्थ के टुवर्ड्स आने की कोशिश कर रहा है, तो वो आपको रिपल करेगा, वो आपको रिपल करेगा। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे तो डेफिनेटली आप अंदर आओगे, लेकिन अंदर आने के टाइम पे फ्रिक्शन क्रिएट होगा। अब फ्रिक्शन से बचने के लिए हम लोग एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग करते हैं। अब इसी से यही एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग के बारे में हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, इसलिए 2002 में कल्पना चावला, पता है आप लोगों को Yes, sir. क्या हुआ था? क्या Oh, हुआ था? oh, ग्रेविटेशन फोर्स से अंदर आते समय वो एक पार्ट खराब हो गया था। पार्ट खराब नहीं हुआ था, अंदर एंटर होने के टाइम पे पूरा का पूरा रॉकेट जल गया था। ब्लास्ट हो गया था सर। ब्लास्ट नहीं, जल गया था। फ्रिक्शन की वजह से क्या हो गया था? जल गया था। तो अंदर जो फ्यूल थे उससे पूरा वो अंदर ही मतलब पूरा जल के खाक हो गया, धुआं हो गया उधर। तो ये किस वजह से हुआ था? जब जबरदस्ती आप एंटर होने की कोशिश करोगे तो जाहिर सी बात है फ्रिक्शन तो जनरेट होगा ही। ये सुनो, यस सर। यस सर। Yes, फ्रिक्शन sir. जनरेट हुआ, वहां पे उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग अपनी सही है या नहीं है, क्योंकि एक बार जाने में ही ब्रेक हो जाता है, तो वहां पर ऊपर ठीक किया जाता है। ऊपर ठीक करने के लिए हम लोगों ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना रखा है, मतलब उनके जलने के बाद सारे वर्ल्ड ने मिलके, मतलब पूरा जो वर्ल्ड है हमारा वो मिलके एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऊपर बना रखा है, मतलब एक बड़ी सी सैटेलाइट बना रखी है, जिससे यहाँ पर से जो भी रॉकेट जाते हैं तो एक बार वहां जाते हैं ताकि वो चेक कर सके कि ऊपर हमारे रॉकेट में कोई भी गड़बड़ी है या नहीं। समझ रहे हो? इसलिए वो स्पेस स्टेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि इस टाइप की किसी भी गड़बड़ी को वहां पे ठीक किया जा सके। समझे? Yes, sir. तो ये सारी चीजें वर्क करती हैं। और एक बार ये रिकॉर्डिंग जो आज हो रही है उसे एक बार वापस जरूर सुनना, स्टार्ट टू एंड। जो भी डाउट होंगे वो सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? Okay, sir. तो किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, आइदर विल मूव। है किसी को कुछ डाउट? नो सर। पक्का? यस सर। So give the first heading, gravitation. क्या होगा ग्रेविटेशन का डेफिनेशन? बोलो। One body which is attracted to another body. The attraction between the two bodies is known as the gravitation. इतना लिख के रखो। The attraction between the two bodies is known as the attraction between the two bodies is known as what? Gravitation. ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन। याद रहेगा ग्रेविटेशन। अब नेक्स्ट टाइम से बोलना नहीं कि ग्रेविटेशन में फोर्स है। समझे? Yes, sir. जिसे आप लोग फोर्स समझते हो वो बेसिकली फोर्स नहीं, वो अट्रैक्शन है। ठीक है? Yes, sir. ओके, अब इसके आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। तो नेक्स्ट लिख लो ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का डेफिनेशन क्या लिखोगे ताकि आपको याद रहे? Gravitational force which is making a universal bound the gravitational force which keeps the universal bound between the two attractive bodies, universal bound between the two attractive bodies is called what? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। समझे सब? याद रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जैक्टली क्या है? ये सोच रहे थे न्यूटन
न्यूटन ने ये सोचा था। सर रिपीट करो एक बार। Gravitational force which gives the universal bound between the two attractive body. Universal bound between the two attractive body is called what? Gravitational force. Okay. अब ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सप्लेन किसने किया था? अभी बताया। Newton. न्यूटन। अरे प्रेजेंस ऑफ माइंड भी रखना है आप लोगों को। न्यूटन ने किया था ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ। So give the next heading, Newton's law of gravitation. Next heading is Newton's law of gravitation. लिखा सबने? Yes, sir. ओके। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पहले सुन लो, उसके बाद लिखना आप लोग, ठीक है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में उन्होंने क्या बताया? दैट एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर व्हिच शुड बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स टू द एवरी अनदर पार्टिकल ऑफ मैटर विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। लाइक हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? दैट force which is directly proportional to the product of their masses m1 m2 and inversely proportional to the square of the distance between them 1 upon r square. So दोनों को साथ में हम लोग लिख सकते हैं product of their masses and square of the distance between them, so r square. If we convert into the equal sign, at that time we require something constant proportionality, so here we'll use the gravitational constant, and that gravitational constant into m1 m2 upon r square, that is our gravitational force formula. ये आपको याद रखना है, बार बार मैं पूछता रहूंगा. And if you find out the gravitational constant from that gravitational force formula, so it will get the equation F into r square upon m1 into m2. आप लोगों ने ऑलरेडी इसका डायमेंशन निकाल चुका है, तो मैं डायमेंशन नहीं दूंगा आप लोगों को. अब इसके बाद अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं, तो इसकी वैल्यू की कोई बता सकता है वैल्यू क्या है? बहुत ही सिंपल है, आप लोगों ने 10th में यूज किया है. 6.67 into 10 raised to minus 11. Yes or no? Yes, sir. 6.67 into 10 raised to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. आई होप फॉर्मूला देख के आप लोगों को यूनिट समझ में आ रहा होगा. Yes, sir. ओके, Yes, सो sir. राइट डाउन द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट लिखो. एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर, every particle of matter, every particle of matter, every particle of matter attracts every other particle of matters, every particle of matter attracted towards to every other particle of matter with a force which is directly proportional to the product of their masses, which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them, and inversely proportional to the square of the distance between them. I repeat, every particle of matter attracted towards to every other particle of matter with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. आप लोग ये फॉर्मूला देख के स्टेटमेंट याद रख सकते हो. Yes or no? Yes, sir.
फॉर्मूला लिख लो, डायग्राम बना लो। Done, sir. डन एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये रब कर दो, चलेगा? Yes, Yes, sir. sir. अब नेक्स्ट हेडिंग देके रखो, ग्रेविटेशनल फोर्स इन अ वेक्टर फॉर्म। ग्रेविटेशनल फोर्स इन अ वेक्टर फॉर्म। ग्रेविटेशनल फोर्स इन अ वेक्टर फॉर्म। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या था? G is equal to F R square upon M1 M2. ये सबको याद रखना है, ठीक है? Yes, sir. Okay, here we took the 3 dimensions, axis over here, x, y and z axis, and we took that m1 m2 at a 2 different point which is passes from the origin. So that is our origin point O, and here we having the 2 masses, here m1 and here m2. So that m1 which is separated with the distance r1 vector, and that m2 which is separated with the distance r2 vector. Okay, अब m1 से m2 के बीच में जो गैप है, so that is that gap which is having r2 with respect to r1, मतलब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं the position vector of mass m2 with respect to m1। सुना आपने? मतलब इसके दो कॉन्सेप्ट जनरेट हो सकते हैं। पहला तो r21 minus r2 minus r1 which is equal to r21 आवाज आ रही है मेरी? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, The sir. position vector of mass 2 with respect to 1, मतलब जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो 2 से 1 का कर रहे हैं। अगर बहुत सिंपल में बोलूं तो समझ में आ रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। और अगर इसी को मैं अलग टर्म में लिखूं, जैसे कि r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर लिखूं, तो क्या बोलेंगे इसे आयुष? R12. r1 ये क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ मास m1 विथ रिस्पेक्ट टू m2, मतलब जो डिस्टेंस है वो 2 से 1 तक जा रहा है। एक काम करो, ये डायग्राम बनाओ, ये डायग्राम बनाओ पहले तुम लोग। सर हेडिंग का लिखो। Sir, heading क्या Sir, था? heading क्या थी? अभी तक नहीं लिखा है हेडिंग। वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। Yes, sir. ठीक हो ना तुम लोग? Yes. हाँ सर। भूल रहे हो तुम लोग, नींबू पानी लेके बैठा करो। बनाए? डायग्राम बना लो हाँ पहले, फिर एक एक पॉइंट चलते हैं, पॉइंट वाइज चलते हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है? Done, sir. Done, sir. डन ऑल? No, sir. ओके, अब नेक्स्ट लाइन में लिख लो, डायग्राम के बाद नेक्स्ट लाइन में लिखो, द पोजीशन वेक्टर ऑफ मास m2 विथ रिस्पेक्ट टू m1। the position vector of mass m2 with respect to m1।
इज गिवन बाय, ये जो ब्लैक इंक में दिख रहा है ना, मैंने जो ब्लैक इंक में ब्रैकेट आउट किया वो लिख लो। मतलब डिस्टेंस कहां से कहां तक मेजर कर रहे हैं, 2 से 1 तक। कहां पे मेजर कर रहे हैं, 2 से 1 तक। लिखा सबने? Yes. अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? सिमिलरली Position vector of mass m1 with respect to mass m2 is r1 minus r2 is equal to R12. Yeah. इज इट क्लियर? वेरी गुड कशिश। Thank you. समझ में आया? सेकंड पॉइंट क्या होगा? सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ मास m1 विथ रिस्पेक्ट टू m2। तो ये जो रेड इंक में है वो लिखोगे आप लोग, ठीक है? सर हाँ, सर मतलब ये जो r के बाजू में जो नंबर होगा वो दोनों को ज्वाइन करके वहां लिखना है ना? यस यस यस। ये लिखे दोनों पॉइंट। Yes, Yes, sir. sir. दोनों ओके। अब बेसिकली इनको यूज कहां पे करते हैं? तो ये क्या फॉर्मेट था कि जब फोर्स m1 से m2 में अप्लाई होगा तो 2-1 लिखते हैं, और जब फोर्स m2 से m1 में अप्लाई होगा तो 1-2 लिखते हैं। एक एक पॉइंट चलते हैं। राइट डाउन द फोर्स एक्टिंग ऑन मास m2, नेक्स्ट लाइन में लिखो, द फोर्स एक्टिंग ऑन मास m2 ड्यू टू मास m1, the force acting on mass m2 due to mass m1 due to लिखे, the force acting on mass m2 due to mass m1। Yes, लिखे ये? sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे फोर्स कहाँ से अप्लाई हो रहा है? m2 पे मास आ रहा है, मतलब फोर्स आ रहा है किसकी वजह से? m1 के वजह से। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होगा फोर्स 2-1। समझे? क्या होगा? फोर्स 2-1 which is equal to gravitational constant m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और यहाँ पे जब भी हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो यूनिट वेक्टर क्रिएट हो जाता है डिस्टेंस का, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस r21 कैप। कैप पता है ना, यूनिट वेक्टर है। कैप क्या है? Unique vector. Unit vector. यूनिट वेक्टर्स है। तो ये किसके लिए था? जब फोर्स 2 में अप्लाई हो रहा है, m2 में अप्लाई हो रहा है, किसकी वजह से? m1 की वजह से। उस टाइम पे ये फॉर्मूला होगा। ओके, सो जो r21 है दैट इज अ यूनिट वेक्टर। क्या है ये? यूनिट वेक्टर होगा। अब सेम कॉन्सेप्ट में अगर हम लोग यूज करेंगे तो दूसरा फॉर्मेट क्या होना चाहिए? पहले ये फॉर्मूला लिख लो, ये फॉर्मूला लिखो। Done, sir. Done, sir. अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए? The force acting द फोर्स एक्टिंग ऑन मास m1 ड्यू टू M1 due मास to m2। mass M2. समझे? मैं बोल रहा हूं, लिख लो सब लोग। द फोर्स एक्टिंग ऑन मास m1 ड्यू टू मास m2 ड्यू टू मास m2। लिखे? इसका कोई बताएगा मुझे फॉर्मूला क्या जनरेट होगा? F12 is equal to G. इट्स नॉट 12, 1 2। अच्छा, 1 2. 12 और G. 21 नहीं समझना है आप लोगों को, ठीक है? Yes, sir. m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे क्या होगा? यूनिट वेक्टर क्रिएट होगा माइनस Minus r r कैप cap 1 2. 1 2। समझे सब? Yes, तो sir. Yes, sir. अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो यहाँ पर दोनों जो फोर्सेस हैं एक दूसरे से अपोजिट हैं। F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर।
ये सुनो एवरीवन, Yes, sir. Yes, sir. ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है? Yeah. आज जितना भी हुआ समझ में आया या नहीं? यस सर, आया। Yes, sir. जिनको भी नहीं Yes, समझ sir. में आया, एक बार ये पूरा रिकॉर्डिंग वापस सुनना आप लोग। गाइस, आप लोगों को ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स, रेंजेस, फ्रिक्शन, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लोग नेक्स्ट टाइम से जब भी कोई आप लोगों से पूछे तो आप लोग उनको सही वे में एक्सप्लेन कर पाओ, ठीक है? Yes, sir. Done, guys. यस सर। If you have any Yes, doubt, sir. then clear it. Either we'll stop here. No, sir, no doubt. We'll stop here then, everyone. Thank you, sir. Ma'am, Thank you, today's sir. topic is gravitation chapter, huh? Not a motion in plane. Gravitation. Yes. Okay, okay, sir. Okay, ma'am. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. बाय Thank सर। you. Welcome, Bye, everyone. sir. Bye, all.